नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। इन दिनों ओपन मार्केट व मंडियों में सफेद सोना कही जाने वाली कपास न्यूनतम समर्थन मूल्य से 2 गुने भाव में बिक रही है, जिससे किसानों को खासा लाभ मिल रहा है। वहीं भिवानी अनाज मंडी के सुपरवाइजर योगेश शर्मा व आड़ती नरेंद्र बंसल ने बताया कि अब की बार बाजरा का सरकारी भाव 2350 रुपए निर्धारित किया गया है। हालांकि माना जा रहा है कि ओपन मार्केट में आने वाले दिनों में बाजरा भी एमएसपी भाव से ज्यादा में बिकेगा। इस बार हुई मानसून की अच्छी बरसात के बाद कपास व बाजरा की बम्पर पैदावार हुई है। इन दिनों कपास की पहली चुगाई मंडियों में आड़तियों तक पहुंच चुकी है, जहां कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6080 रुपये है, तो वहीं खुले बाजार में कपास 10,500 से 11,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिक रही है। भिवानी अनाज मंडी में भी आड़तियों के हाथों अच्छा भाव किसानों को बाजरे व कपास का मिल रहा है। भिवानी अनाज मंडी के सुपरवाइजर योगेश शर्मा व आड़ती नरेंद्र बंसल ने बताया कि ओपन मार्केट में अब की बार पिछले वर्ष के मुकाबले किसानों को अच्छे भाव मिल रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य 6080 रुपये के मुकाबले 11,000 रुपये तक नरमा कपास का भाव मिल रहा है। भाव अधिक होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कपास की अधिक मांग है व अच्छी बरसात के कारण उत्तम क्वालिटी की कपास पैदा हुई है। मंडी सुपरवाइजर ने बताया कि 1 अक्टूबर से बाजरा व मूंग की सरकारी खरीद शुरू होगी। किसान अपना बाजरा सुखा कर ही मंडी में लाएं ताकि उन्हें अच्छे भाव मिल सके। हम दिलबाग सिंह प्रधान है, गाँव अजीतपुर से है। 10,250 रुपये बेच के गए हैं हम कपास को। तो कैसा लाभ मानते हो अभी? बहुत बढ़िया, 1.5 पैसा मिल रहा है एमएसपी से। हमने खुश है हम इस भाव में। बाजरा भी 2200-2100 का लगभग बिक रहा है। कपास भी 10,250 रुपये दे के गया हूँ मैं। 26 क्विंटल कपास हमने दे दी है। तो लगभग दुगने भाव में कह सकते हैं। हाँ, दुगना को यानी खुश है किसान इस भाव से। भविष्य में भी हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेंगे कपास का इस भाव को देखते हुए। भाई साहब, मैंने कपास की फसल को 10,500 रुपये के भाव से बेचा है सरकार, लेकिन सरकार का जो एमएसपी का मूल्य है वो 6,500 के आसपास है। लेकिन मैं इस भाव बेचकर खुश हूँ, संतुष्ट हूँ इस भाव बेचकर सरकार को। सरकार जो खरीद रही है वो सरकार का एमएसपी है वो डाउन है, लेकिन जो हमें मिल रहा है वो ठीक मिल रहा है। उसके भाव से हमें संतुष्ट हैं। कितनी कपास आपने बेची है? भाई साहब, मैंने 6 क्विंटल के आसपास कपास बेची, 6 क्विंटल का कपास बेची है मैंने ओपन में। ठीक है जी, नाम आप? मेरा गांव ललाना है, मेरा नाम सुनील है और हमने 15-20 क्विंटल के करीब कपास बेच दी अभी पहली चुगाई की। और अब पिछले साल से अब की बार भाव ज़्यादा है, करीबन 2 गुना हो रखे हैं। और अगर यही भाव किसान को मिलते रहें तो अच्छी बात है, उसका भी खर्चा निकले और बड़ी आमदनी हो। और हम आगे भी सरकार से और इससे यही डिमांड करेंगे भाई इसी तरह की कीमतें मिले हमें। हाँ, एमएसपी से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, एमएसपी से ज़्यादा प्रॉफिट है। एमएसपी का भाव 6,000 के करीब है और अब की बार ये इससे ज़्यादा है बाहर। बंसल है जी नाम, 30 नंबर दुकान है मेरी। क्या किस भाव कपास बिक रही है, बाजरा बिक रहा है और कैसा क्या दुगना मिलने की बात आई, कहाँ तक ये बात? भाव बहुत अच्छा मिल रहा है। नरमा का इस बार 10,000 के आसपास बिक रही है भाव, और सरकार का रेट 6,050 कुछ समथिंग है इसका। और किसान बहुत खुश है जी, जल्दी निकाल के ले रहा है और बिक्री कर रहा है। दुकानदार भी खुश है और किसान भी खुश है। लगभग दुगने भाव कहे जा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या कारण है सर इसके पीछे? ये जी अंतर्राष्ट्रीय का कारण होता है जी, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तेज है इसलिए चल रही है। भाई साहब देखिए, अब की बार कपास की बहुत ही अच्छी फसल है, बिल्कुल सफ़ेद, ज़मींदार की बल्ले बल्ले है। अब की बार 10,500 रुपये के लगभग हमारी जो ज़मींदार की कपास है वो लेके आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं और बेच रहे हैं और लेके ज़मींदार खुशी से अपने घर जा रहे हैं। रही बात बाजरे की 1 अक्टूबर से सरकारी खरीद है, हमारे पास लेटर आया हुआ है। और अभी जो ज़मींदार लेके आ रहे हैं वो गिल्ला बाजरा है। गिल्ला बाजरा मतलब जैसे ही अकल की कटाई की और लेके आगे फिर भी अच्छे भाव में बिक रहा है। 2,000 के लमसम बाजरा हमारा अब भी जो गिल्ला बाजरा है वो भी 2,000 के आसपास बिक रहा है और बिल्कुल साफ बाजरा है। और ज़मींदार बिल्कुल खुश हैं, मंडी में आने वाला ज़मींदार है वो बेहद खुश है अब की बार सरकार के भाव से। कपास का क्या भाव? लगभग दुगने भाव पे बिकने की बात? कपास का अब सरकारी 6,080 का भाव है और 10,000 से लेके और 11,000 तक कपास बिक रही है। हम मूंग की और बाजरे की 1 अक्टूबर से सरकारी खरीद है। और कपास की तो सरकारी खरीद अगर भाव कम होता ना तो सरकार को बेचते,
भाव अब की बार 11,000 है, तो ज़मींदार सरकार को तो देगा नहीं, क्योंकि 11,000 है। कम से कम भी आप समझो कि 5,000 रुपये ज़्यादा तेज़ बिक रही है कपास। और बाजरा भी ज़मींदार ये चाहता है कि ज़मींदार सुखा के ले आए, खुबात करे, इतना नहीं चाहता। ज़मींदार खुशी से जो आ रहा है, जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, जो आधे में ज़मीन बेच ले रखी थी किसी ने, किसी का कोई 100 प्रॉब्लम, जैसे तुरंत पैसों की ज़रूरत है किसी ज़मींदार को, किसी की शादी है, किसी का बात है, किसी का सोचा, वो ज़मींदार लेके आ रहे हैं। लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं भाई सरकारी खरीद है और 1 तारीख से खरीदा, आप 1 तारीख को बेचो, 1 तारीख को ले आओ। लेकिन ज़मींदार क्या कर रहा है कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है, जी हमारी ज़मीन नहीं है, अपनी दूसरे की बो रखी है, तो काफ़ी देखते हैं वो ज़मींदार बाजरा लेके आ रहा है। मंगलवार को बवानीखेड़ा के सामान्य अस्पताल में सीएमओ रघुबीर शांडिल्य ने औचक निरीक्षण किया। कई दर्जन कर्मचारी मिले ड्यूटी से नदारद। वहीं अस्पताल में निरीक्षण के दौरान और भी कई खामियां देखने को मिली। वे कहा कि आगे भी इसी तरह की कार्रवाई होती रहेंगी। बवानीखेड़ा के सामान्य अस्पताल में सीएमओ रघुबीर शांडिल्य औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। सीएमओ ने पूरे अस्पताल का बारीकी से निरीक्षण किया। सीएमओ जैसे ही अस्पताल में एंट्री की, सभी कर्मचारी जो वहां मौजूद थे उनके मोबाइल्स ऑफिस में रखवा लिए गए ताकि वो किसी अन्य कर्मचारी को इसकी सूचना न दे सकें। इसका परिणाम भी सामने आया और पता लगा कि 80% कर्मचारी सही समय पर सामान्य अस्पताल नहीं पहुंचे, जिनको स्पष्टीकरण के लिए आदेश विभाग द्वारा जारी कर दिए गए। वहीं उनके द्वारा सामान्य अस्पताल में मिली खामियों को भी 1 सप्ताह में दुरुस्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता है कि आम जन को सभी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ सही तरीके से मिल सके। इसके लिए औचक निरीक्षण किया गया है और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई की जाती रहेगी। दौरा करने का हमारा मकसद यही है कि कर्मचारी अधिकारी समय पर आए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो समय पर। तो दौरा के उपरांत हमें बताया कि कर्मचारी अधिकारी समय पर नहीं आए, इसलिए हम ये जो कार्यक्रम चेक करने का ये जारी रखेंगे जब तक ये सुधर ना रहे। जो कर्मचारी अधिकारी समय पर नहीं आए उनका स्पष्टीकरण दिया जाएगा और आज का वेतन जब तक क्लेम नहीं करेंगे या दिया नहीं जाएगा जब तक वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं देते। कितने कर्मचारी नदारद मिले? 80% के लगभग कर्मचारी हैं वो समय पर नहीं आए। और भी कुछ खामियां मिली? दूसरा हमने पाया कि जो बिल्डिंग नहीं बनी हुई है वो खाली पड़ी हुई है, उसमें ऑफिस का कार्य हो रहा है। तो ये आदेश दिए थे कि ऑप्टिमम उसका यूटिलाइजेशन हो और जो ऑफिस है वहाँ से खाली करके पुरानी बिल्डिंग से हो और वहाँ पर पेशेंट के हित में बाहर का है वो सर्विसेज दी जाए ताकि लोगों को साफ सफाई अच्छी मिल सके। दूसरा जो तीसरी जो कमी मिली है उसमें साफ सफाई नहीं मिली है और इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं कि ये टट्टी मिली है, टंकी में पानी लीक है, लैट्रिन बाथरूम बहुत गंदे हैं और स्टोर में जितने भी कमरे हैं सारे कमरे को एज ए स्टोर बनाया हुआ है, उनको हिदायतें दी हैं, ताले लगे हुए हैं, साफ सफाई का ध्यान रखें, सही जगह सामान को सही जगह पर रखें। स्कूल बचाओ शिक्षा बचाओ अभियान के उद्देश्य को लेकर कांग्रेस के युवा इकाई के प्रदेशाध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा स्थानीय हासी गेट स्थित चित्रकूट रेस्ट हाउस में पहुंचे। वहीं इस अवसर पर उन्होंने सरकार से पंचायत चुनाव जल्द से जल्द करवाने की मांग भी की। कांग्रेस के युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा भिवानी पहुंचे। उन्होंने कहा कि शिक्षा बचाओ अभियान कांग्रेस चला रही है और इसी विषय को लेकर वो भिवानी आए हैं। दिव्यांशु बुद्धि राजा ने कहा कि सरकार द्वारा इस सत्र में बंद किए गए विद्यालयों में वो जाएंगे और वहां के ग्रामीणों से मुलाकात भी करेंगे। उसके बाद सरकार के कानों तक यह बात पहुंचाने का काम करेंगे। युवा प्रदेश अध्यक्ष बुद्धि राजा ने पंचायत चुनाव देरी से करवाए जाने का सरकार पर ही ठीकरा फोड़ दिया। जैसा आप सभी जानते हैं कि हरियाणा के अंदर हाल ही में खट्टर सरकार ने 105 सरकारी स्कूलों को बंद करने का फरमान जो है जारी किया है और उसके अलावा हरियाणा में जगह जगह जो रैशनलाइजेशन पॉलिसी, ट्रांसफ़र पॉलिसी जो सरकार नई लेके आई है उसकी वजह से अध्यापकों का गलत स्थानांतरण, गलत ट्रांसफ़र आज पूरे प्रदेश में हो रहा है, जिसका असर
बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, उनके अभिभावकों के ऊपर और अध्यापकों के ऊपर हो रहा है। इसी को लेकर हरियाणा युवा कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में स्कूल बचाओ शिक्षा बचाओ ये अभियान पूरे प्रदेश में हमने शुरू किया है। इसकी शुरुआत हमने शिक्षा मंत्री के गृह जिले यमुनानगर से हमने इसकी शुरुआत करी थी। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे प्रदेश में ऐसी सरकार है कि जिसके शिक्षा मंत्री के खुद के गृह जिले में सबसे ज़्यादा 22 स्कूल यमुनानगर में बंद हुए। जो सरकार सरकारी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के बड़े बड़े दावे करती है, उनके दावों की पोल ये कागज़ खोलता है। इस कागज़ में हरियाणा सरकार से ये पूछा गया कि 2014 से 2022 तक सरकार बताए कि कितने नए सरकारी स्कूल हरियाणा में खोले गए। सरकार ने जवाब दिया मात्र 8 नए सरकारी स्कूल 8 सालों में खोले गए। अगर इसकी औसत लगाएं तो लगभग 1 साल में एक ही नया सरकारी स्कूल इस प्रदेश में खोला गया। यह आपके सामने आंकड़ा रखना चाहूँगा कि 2014 में जब कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश से गई, उस समय हरियाणा के अंदर 14,504 स्कूल थे। और हाल ही में मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक ये आंकड़ा रखा कि मौजूदा सरकार में मात्र 9700 स्कूल इस प्रदेश में बचे हैं। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता रोहतक की टीम ने सिवानी में छापा मारकर अवैध पटाखा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता रोहतक में राजबीर, भिवानी गुप्तचर प्रभारी सुनील कुमार व पुलिस की संयुक्त टीम शामिल रही। वहीं पुलिस द्वारा मामले की आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि टीम को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति वार्ड नंबर 8 सिवानी के खेतों में बनी पटाखा फैक्ट्री में अवैध रूप से पटाखा बनाने का कार्य करता है। सूचना की महत्वता को देखते हुए मुख्यमंत्री उड़न दस्ता रोहतक की टीम ने संयुक्त रूप से छापा मारा तो इस फैक्ट्री में कुल 9 कमरे बने हुए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश के मजदूर पटाखा बनाने का काम कर रहे थे। इस फैक्ट्री में पुलिस ने कई टन पटाखे बनाने का सामान बरामद किया है। वहीं फैक्ट्री में लाइसेंस पेश करने के लिए कहा गया तो लाइसेंस पेश नहीं किया गया और अनाज मंडी सिवानी के पीछे गोदाम में पटाखे स्टोर करने का लाइसेंस दिखाया गया, जो कि फैक्ट्री में अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे और फैक्ट्री में अग्निरोधक उपकरणों का भी प्रयोग नहीं किया जा रहा था। संयुक्त टीम के द्वारा पटाखा बनाने के सामान को कब्जे में लिया गया है और पुलिस के द्वारा इस मामले में आगामी कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। टीम फ्लाइंग ने हमारे को सूचना दी कि रुपाना रोड पर पटाखों की फैक्ट्री में अवैध रूप से पटाखे बन रहे थे और हमारी टीम ने और स्थानीय पुलिस के साथ में हमने सहयोग से हमने वहाँ छापा मारा गया और 645 केजी जो तैयार पटाखे थे वो मिले और 56 केजी बारूद मिला वहाँ पे और कुछ पैकेट जो तैयार करने के लिए थे वो थे थिनर वगैरह, बहुत ज़्यादा सामान मिला जी। वो हमने स्थानीय पुलिस का हवाले कर दिया है। आगे की कार्रवाई ये SHO साहब या थाना ये करेंगे जी। नाम क्या जी? मेरा नाम कृष्ण कुमार जी, इंचार्ज फायर स्टेशन सिवानी। लूट के इरादे से देर रात बदमाशों द्वारा भिवानी जिले के गांव लोहारी जाटू में बुजुर्ग सूबे सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई। वह बुजुर्ग की पत्नी कृष्णा को भी गंभीर रूप से घायल किया। आपको बता दें कि बदमाशों द्वारा घर से लगभग 1 लाख रुपए नकद व सोने चांदी के जेवरात चोरी किए गए। वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। पीड़िता ने बताया कि चोरों ने उनके कानों की बाली भी निकाल ली और उनके साथ मारपीट भी की गई। जब उन्होंने देखा कि उनके पति नीचे गिरे हुए हैं और उनका शरीर खून से लथपथ अवस्था में था, इसकी सूचना उन्होंने तुरंत अपने बेटे को दी। सूचना पर उनके परिजन मौके पर पहुंचे। वहीं लूटपाट करने वाले लोगों ने महिला के साथ भी काफ़ी मारपीट की और उनके घर का सामान भी लूट ले गए। उन्होंने कहा कि उनके घर से चोर नकदी, सोने के चांदी के जेवरात और अन्य सामान भी चोरी करके ले गए। वहीं उन्होंने तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। बस वही जाता देखा, कान में तो कुंडल निकाल के ले गया, वही देखा था। अब मैं बाहर निकली तो मैंने सोची बाथरूम करने गए होंगे। जब देखे तो फर्श पर मरे पड़े। मैं बोली क्या हो गया तुम्हारा? कहूँ लेट गए होंगे, दारू का नशा है। देखूँ तो नाक में खून, मुँह में खून, सिर में खून। फिर मैंने फ़ोन कराया घर। मैं फ़ोन होगा तो फ़ोन ने भी ले गए होंगे। फ़ोन पा गया चौखा।
फिर मैंने अपना लड़का के पास फ़ोन कराया, मैं डैनी जल्दी आ जा, तेरा बाप ने मार गया कोई। जब वो बोले नू किस तरह मैंने कहा मेरा मैं तो सो रही थी, मेरा सूती सूती के ही मार गया, मैं खूनम खून कर दी, होठ फोड़ दिए, नाक फोड़ दी, सिर फोड़ दिया, ये खून देखो, दो तुर्री बाज गई मेरा तो। मैंने नहीं बेरा कुछ कह जाने थे, कह नहीं मैंने एक दिन। रात को कल मर्डर हुआ है, कुछ लोग जो हमारी जो दादी है उसको भी घायल किया गया, लेकिन वो दादी से जब पूछा तो उसने बताया कि मेरे को भी इतने मुक्के मारे मुंह पे, पूरा लाल पीला करके, जब खून निकल गया और बेहोश होगी तब उसको छोड़ के गए। और हमारे जो दादाजी थे उनका तो मर्डर हो ही गया। और इससे जो दादाजी एक्सपायर हो गए वो तो सुबे सिंह जी थे, और जो दादी है वो कृष्णा है। उनके घर से सोना टूम पैसे की चोरी हुई है, और उनके घर में जो संदूक में सामान रखा था वो पूरा का पूरा संदूक उठा के 100 मीटर की दूरी पे हमारे गवर्नमेंट स्कूल है, गर्ल्स स्कूल, उस स्कूल में मिला है। पुलिस अपनी वो कर रही है इंक्वायरी, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि भिवानी प्रशासन या बुआनी पुलिस पूरी तरह से नाकाम है, क्योंकि पिछले दिनों में भी हमने देखा कि सरेआम लोग घरों में घुस रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, वारदात कर रहे हैं, लोगों को मर्डर कर रहे हैं। तो ये भिवानी पुलिस बिल्कुल फेलियर है, प्रशासन बिल्कुल फेलियर है। तो मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि प्रशासन को थोड़ा सा सुधारे, लोगों की जीवन की सुरक्षा करें। लोगों का जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है, और मेरा गांव इतना बड़ा है, ये घटना पहली बार हुई है, तो जल्द से जल्द उस दोषी को पकड़ा जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए। रात को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ जाटलवारी गांव में सुबे सिंह जी के घर पे उनका मर्डर हो गया, जिस इत्तला पे हम आए और उनके बयान लेकर के मुकदमा दर्ज किया है और अनुसंधान किया जा रहा है। मृतक की उम्र 82 साल है। महिला उनकी वाइफ है जो कि इंजर्ड है, और वैसे बहुत ठीक स्थिति में है, आउट ऑफ डेंजर। हाँ, उनके कहे अनुसार करीब 1 लाख रुपए के करीब उसमें जो उनके सूटकेस में रखे हुए थे, वो सूटकेस को साथ में उठा करके लेके गए, और कानों की बालियाँ हैं वो छीन गई। उनके स्टेटमेंट पे अभी FIR दर्ज की गई है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और कुछ क्लू लगेगा, उसके बाद में आपको कुछ बताया जाएगा। मृतक को सिविल हॉस्पिटल भिवानी पोस्टमार्टम। उल्लेखनीय है कि CIA स्टाफ भिवानी ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी के नाम पर 30,50,000 रुपए की धोखाधड़ी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच इकाई के द्वारा आरोपियों से लाखों की संख्या में रुपए भी बरामद किए गए, जो कि जिला पुलिस भिवानी की एक बड़ी उपलब्धि है। CIA स्टाफ प्रथम प्रभारी निरीक्षक योगेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियोग कड़ी मेहनत करके टीम के इंचार्ज सहायक उप निरीक्षक प्रीतम ने 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम के द्वारा आरोपियों से 2,45,000 रुपए, एक लैपटॉप, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक की चेक बुक्स इत्यादि बरामद की गई हैं। पुलिस इस मामले की गहनता से और विस्तार से जांच कर रही है। ये करीबन अपने 6 महीने पहले एक FIR दर्ज हुई थी। अपने बलजीत है रामेर, सन ऑफ रामेर, इन्होंने एक FIR दर्ज करवाई थी। इनकी पॉलिसी थी एक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वो काफ़ी समय से बंद पड़ी थी। इनके पास एक फ्रॉड कॉल आई कि हम आपकी LIC जो ये पॉलिसी बंद हुई है, ये इसको चालू करवा देंगे, और जो सारा पैसा जो फंसा हुआ है, जो आपका जो पैसा मिलना है वो सारा दिलवा देंगे। उसके ये लोभ में आके इन्होंने उनको फ़ोन करते रहे, और ये उनके खाते में पैसे डलवाते रहे, और इनके साथ करीबन 30 लाख का फ्रॉड हो गया। जो ये FIR दर्ज हुई तो पहले सदर में ये इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद ये हमारे पास CIA में SP साहब ने आदेश करे, हमारे CIA में आई। उसके बाद हमने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कराया है, जिसमें से गौरव है एक लोनी, ये यूपी का रहने वाला है, एक सचिन है, ये भी लोनी यूपी का रहने वाला है। इनका हमने 3 दिन का रिमांड लिया था, और ये आज जेल में छोड़ दिया हमने। एक इनके साथ ही इनका साथी है एक शाहरुख, और एक है कपिल, जिनको कपिल को हमने कल अरेस्ट किया था, और शाहरुख को हमने 10 तारीख को अरेस्ट किया था। ये भी शाहरुख जेल में जा चुका है,
इनसे हमने गौरव से 1.5 लाख रुपए बरामद करे हैं, सचिन से 90,000 रुपये और पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक चेक बुक बरामद की है। और शाहरुख से हमने एक लैपटॉप बरामद किया जिससे ये पैन कार्ड और आधार कार्ड जो नाम एड्रेस चेंज कराया करता। और कपिल से हमने 5,000 रुपये बरामद करे। अभी तक ये चारों हमने अरेस्ट कर लिए और इनके साथी अभी फरार हैं, जिनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मंगलवार को एनिमल सिंपैथी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा महामारी से मरे बेजुबान जानवरों के मालिकों को मुआवजा देने की मांग को लेकर जिले में कैंडल मार्च निकाला गया। वह हरियाणा सरकार व पशुपालन विभाग से मांगों को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की मांग की, अन्यथा आने वाले समय में ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक शहर व गांव में अफ्रीकन स्वाइन फीवर बीमारी से लाखों की संख्या में बेजुबान सूअर मौत की नींद सो चुके हैं। गौरतलब है कि भारत देश के संविधान में महामारी व किसी भी आपदा में मरने वाले बेजुबान जानवरों के मालिकों को मुआवजा देने का प्रावधान है, परंतु इन पशुओं के मालिकों को यह हक भी हरियाणा सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ जहां अन्य किसी भी पशु की मृत्यु पर मोटी मोटी रकम हरियाणा सरकार बतौर मुआवजे के देती है, परंतु इन पशुओं की कोई भी सुनवाई करने वाला नहीं है। जबकि हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है, जहां पर अनेकों परिवार सूअर पालन कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, परंतु देसी सूअरों का जीवन बीमा इंश्योरेंस हरियाणा सरकार के पशुपालन विभाग के पैनल में भी नहीं आता है। उन्होंने मांग की है कि इस प्रकार मरने वाले सूअरों का गांवों व शहरों में सर्वे करे और मृत सूअर पालकों को प्रति सूअर 10,000 रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाए। ब्राह्मण सभा, अम्बेडकर सभा की तरफ से शहीद स्मारक पर स्वाइन फ्लू से मरे हुए सूअरों को मुआवजा दिलवाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि प्रत्येक पशु का बीमा किया जाता है, अंग्रेजी सूअरों का भी बीमा किया जाता है, लेकिन जो हमारे स्थानीय सूअर पालक हैं उनके सूअरों का बीमा नहीं किया गया। और स्वाइन फ्लू एक ऐसी बीमारी है जिसमें अब तक भिवानी शहर में और नज़दीक दादरी वगैरह में मिलाकर हज़ारों सूअर मर चुके हैं, लेकिन पशुपालन विभाग के डायरी में आज तक 100 से ऊपर सूअरों को नहीं दिखाया गया और ना ही सूअर पालकों को कोई मुआवजा दिया गया, ना ही उनका कोई बीमा किया जाता है। अतः हम हरियाणा सरकार, भारत सरकार से गुजारिश करते हैं कि सूअर पालक हमारे समाज का अभिन्न अंग है। वो दलित होने के साथ साथ सूअर हमारे समाज में उनका गुजारे का भी साधन है। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि सूअर पालकों को प्रति सूअर 15,000 रुपये का मुआवजा दिया जाए। मेरा नाम कर्ण सिंह है और मैं तोसाम गांव का निवासी हूं। और मैं आज से जब से सूअरों में बीमारी चली है, कम से कम भी मेरे सूअर 33 सूअर मेरे पास में थे, उनमें से कम भी मेरे सूअर 30 मर चुके अभी तक, और मेरे पास में ओनली 3 सूअर बचे हुए। मेरा पूरा का पूरा खुड्डा खाली हो चुका है। तो इतनी हम मेहनत करके इनको चारा डालते हैं और इनका पालन पोषण करते हैं और बीमारी के कारण ये मर चुके हैं। और सरकार कहती है कोई भी चीज़ मर जाती है सरकार उसका मुआवजा देने के लिए तैयार होती है, लेकिन सरकार हमारी और कोई भी मतलब आंख उठाकर आंख भरकर देख भी नहीं रही कि इन गरीबों के साथ में क्या हाल हो रहा है। मैं सरकार से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट गुजारिश करना चाहता हूँ, जितने भी सूअर मरे हैं, जितने जिंदा है उनका बीमा करके उनको भी हमको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाए। जो मेरे जितने सूअर मर चुके हैं और मेरे अन्य भाई जितने भी हैं, जितने सूअर पालक हैं, इनके भी अन्य सूअर मर चुके हैं। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ में इंसाफ किया जाए और जो ये सूअर है इसको एक सूअर की नज़र से नहीं देखा जाए, इसको एक जानवर, ये भी एक जानवर है, इसके अंदर भी जान है, इसको देखा जाए, इनको समझा जाए। ठीक है, गरीबों के साथ में हमारे पास में और कोई काम भी नहीं है, हम इनको ही मतलब इकट्ठा करके चाट वगैरह जाओ इनका चारा वगैरह लेके आते हैं, इनको खिलाते हैं और ये सोचते हैं कि 2 आने हमारे पास में आ जाए, लेकिन इस बीमारी के कारण ये हमारे अभी बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग रहा है। सरकार से फिर एक बार हाथ जोड़ के हम कहना चाहते हैं कि हमारा कोई ना कोई समाधान निकाले। यदि हमारी सरकार कोई समाधान नहीं निकालती है तो मजबूरन धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे और रोड पे उतरना पड़ेगा। मंगलवार को स्थानीय भीम स्टेडियम में जिला स्तर पर खेल विभाग द्वारा बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए खिलाड़ियों ने अपने मुक्के का दम दिखाया। हरियाणा में बॉक्सिंग का अपना बड़ा ही महत्व है तथा बॉक्सिंग में ओलंपिक मेडल भी प्राप्त हो चुके हैं, यह कहना था डीपी अनिल कुमार का।
इस बारे में डीपी अनिल कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि 5 दिवसीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन जिला स्तर पर खेल विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। इसमें अंडर 19, अंडर 17 और अंडर 14 के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। महिला व पुरुष दोनों प्रकार की प्रतियोगिताएं यहां करवाई जा रही हैं। जो विजेता खिलाड़ी जिला स्तरीय पर अच्छा प्रदर्शन करेगा, आने वाली आगामी प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर अपना प्रदर्शन कर पाएगा। इसी प्रकार 14 तारीख से लड़कियों की बॉक्सिंग प्रतियोगिता आरंभ होगी। जिला स्तर पर होने वाले खेलों से खिलाड़ियों को बड़ा ही मनोबल मिलता है। अपनी कमियों को और पहचान कर आगे आने वाली प्रतियोगिताओं में उसको दूर भी कर सकते हैं। खिलाड़ी किसी भी खेल में भाग लेता है, नशे इत्यादि से दूर रहता है और खिलाड़ी का भविष्य उसके खेल पर ही निर्भर करता है। हरियाणा विद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता बॉक्सिंग जो हमारी सोमवार से शुरू हुई थी और ये 16 तारीख तक चलेगी। 15 तारीख को लड़कियों की के वेट होंगे, उसके बाद ये प्रतियोगिता लड़कियों की शुरू होगी और 12 से 14 तक ये बॉयज़ की अंडर 14, 17, 19 की प्रतियोगिता होगी। तो सर कितने खिलाड़ियों ने भाग ले रखा है इसमें लगभग 400 खिलाड़ियों ने भाग ले रखा है। ये लड़के और लड़कियों की 14, 17, 19 एज ग्रुप दोनों में, लड़के लड़कियों में 12 तारीख से स्टार्ट हो गए। 12 को वेट हुए बॉयज़ के और ये 15 को होंगे लड़कियों के और 16 तारीख तक ये चलेगी। तो सर कितने खिलाड़ी? इसमें लगभग 400 प्लस खिलाड़ियों ने भाग लिया है, लड़के लड़कियों में। मेरा नाम अनिल सांगवान, लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मंगलवार को पिछले काफी समय से अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन द्वारा स्थानीय बिजली बोर्ड में एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। वह सरकार से मांगों को जल्द से जल्द मानने की गुहार भी लगाई गई। छब्बीस 8 को शुरू किया था हमने ये कार्यक्रम। इससे पहले हमने बिजली मंत्री को बहुत बार सर्कल सत्र पे करके आंदोलन और एसीएस पावर को और बिजली मंत्री के गृह कार्यालय कैंप ऑफिस में भी हमने प्रदर्शन किए हैं कि कर्मचारियों की, बिजली कर्मचारियों की बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका समाधान किया जाए। लेकिन बिजली मंत्री और मैनेजमेंट इस पर कोई संज्ञान ले नहीं रही है। हमारी जो समस्याएं हैं, जो कच्चे कर्मचारियों को पक्के करवाने की बात थी, कौशल रोजगार विभाग जो इस सरकार ने खोला है, जो कर्मचारियों के हित में नहीं है, वो कर्मचारियों का नुकसान करेगा, उसको बंद किया जाए। और बिजली के जो कर्मचारी बिजली के महकमे में काम करते हैं, क्योंकि हमारी परिस्थितियाँ अलग तरह की परिस्थितियों में काम करते हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं हमारी हैं उसके, और बिजली जैसा महकमा एसेंशियल महकमा है। बिजली के बगैर जीवन संभव नहीं है। बिजली सुचारू चले, सस्ती मिले, 24 घंटे जनता को बिजली मिले, हमारा ये प्रयास और काम है। उसके बावजूद बिजली के महकमे में से लगातार छटनियों का दौर और लगातार कच्चे कर्मचारियों की प्रताड़ना, लगातार कच्चे कर्मचारियों का शोषण
उनको पक्का ना किया जाना और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार समान वेतन नहीं देना। हमारा आज का जो धरना है, प्रदर्शन है, पुतला दहन का प्रदर्शन बिजली मंत्री का भी घेराव किया था हमने संस्था के अंदर, लेकिन सरकार और बिजली मंत्री की मंशा ठीक नहीं है। उन्होंने हमारी बात को 30 सूत्रीय मांग पत्र दिया था, उसको ठीक अच्छे से सुना भी नहीं। ना कर्मचारियों की कोई जो वर्कलोड है वो भी दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा है। बिजली की संख्या का देखो आप, नंबर्स ऑफ मीटरिंग के हिसाब से, कंज्यूमर के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम संख्या में कर्मचारी काम करें, कर्मचारी और बहुत ज़्यादा लोड है। तो हम इन सभी मांगों को लेकर के, NPS का मुद्दा है, कौशल रोजगार का है, कौशल रोजगार में कर्मचारियों के प्रति उनकी पे भी लोगों की घट जाएगी। इस तरह का जो सरकार प्रधान है स्पेशल हेड ऑफिस साहब, हम आज इकट्ठा हुए हैं बिजली मंत्री का पुतला दहन के लिए। हम जनता के बीच जा कर के जो ये सरकार जनता के साथ और कर्मचारियों के साथ कुठाराघात कर रही है, उनको लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे और ये एक शुरुआत है। आज के लिए यहीं तक। अब मुझे और टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।